तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यहां पे सबसे पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना है। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहां से आए। तो आ जाओ मेरे साथ छोटे से इंट्रोडक्शन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। लिखेंगे मेरे साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जल्दी से हेडिंग डाल लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हेडिंग डाल लो मेरे साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, जब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो आपकी अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है सर, यहां पे तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं। डियर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड कहां से आई, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहां पे जब आपने अकाउंट्स पढ़ी थी बचपन में आपने क्या पढ़ा था अकाउंट्स के अंदर। सर हमने ना बचपन में अकाउंट्स में पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक टेक्निक होती है, एक आर्ट होती है, एक आपकी कला होती है, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीजों की। यानी कि हम समराइजिंग भी करते हैं, हम कंट्रोलिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हम अकाउंट्स के अंदर करते हैं। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, एक आर्ट होती है। और जब अकाउंट्स आपके लिए एक आर्ट होती है डियर, ये आर्ट आपकी कौन करता है, आपका अकाउंटेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज जिसमें आर्ट्स की जरूरत पड़े, उसके लिए आपको एक इंसान की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं आपका अकाउंटेंट। अब क्योंकि ये एक आर्ट है, आर्ट आप जानते हो आर्ट होती है आपकी क्रिएटिव। क्योंकि अकाउंट्स आर्ट होती है और जो कि क्रिएटिव होती है, इसलिए यहां पे जो अकाउंटेंट है वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स का यूज कर सकता है। हो सकता है आपके अंदर भी कोई क्रिएटिव स्किल्स हो सकता है आपकी ड्राइंग्स अच्छी हो सकता है आपको डिस्कवरी चैनल पसंद हो, आपको कुछ और पसंद हो। यानी कि हर इंडिविजुअल की एक क्रिएटिव स्किल होती है, लेकिन अकाउंटेंट के पास भी आपकी क्रिएटिव स्किल्स होना जरूरी है। तभी वो अपनी अकाउंटिंग दिखा पाएगा, तभी वो अकाउंटिंग कर पाएगा बिजनेस की। अब क्योंकि हर अकाउंटेंट के पास एक क्रिएटिव स्किल होती है, और हर अकाउंटेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आप अकाउंटेंट के हाथ में पूरी पावर दे दो, फुल पावर, पूरी पावर आप अकाउंटेंट को दे दो, तो डियर यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। सर क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये अराइज होगी कि डियर जो आपके अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स जो बनेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो आपके बायस्ड हो जाएंगे। सर ये बायस्ड क्या होता है डियर, बायस्ड का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव जानते हो ना आप लोग। भेदभाव का मतलब, अगर मेरा कोई रिश्तेदार है तो मैं तो उसी का फायदा देखूंगा ना। अगर मेरा कोई रिलेटिव है या फिर मेरा कोई दोस्त है और मैं अकाउंट्स बना रहा हूं और मैं बिजनेस में उसको फायदा पहुंचा रहा हूं, तो मैं तो उसको फायदा पहुंचाऊंगा ही। भाई, आपने जितने भी स्कैम देखे वो सारे अपने फायदे के लिए होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हर जो अकाउंटेंट होता है, हर एक इंसान होता है, वो बायस्ड होता है चीजों को लेके। तो अगर आप सारी पावर्स अकाउंटेंट्स को दे दोगे, तो डियर भले ही उसके पास क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो अकाउंट्स बनेंगे वो बायस्ड हो जाएंगे और ये जन्म देंगे आपकी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स को। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स को। सर ये मैनिपुलेशन क्या होता है डियर, इसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब खिड़की पे कपड़े बदलना नहीं होता। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है यहां पे अकाउंट से छेड़छाड़ करना। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता, नहीं पढ़ा तो आज सुन लो। अकाउंट से छेड़छाड़ करने को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। इसी छेड़छाड़ को रोकने के लिए डियर, यहां पे बिजनेस में हम कुछ फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सम फ्रेमवर्क्स आर यूज्ड। इसको आपको लिखना नहीं है, ये वाला पार्ट मत लिखना, जब मैं बोलूंगा नोट डाउन करना है, तभी वो आपको नोट डाउन करना है। कुछ फ्रेमवर्क्स जो होते हैं डियर, सम फ्रेमवर्क्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। ठीक है, और वो फ्रेमवर्क जो बनाए जाते हैं डियर, उन फ्रेमवर्क्स को बोला जाता है आपका GAAP गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और यहीं से जन्म दिया जाता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, यहीं से जन्म मिलता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। मैं आपको एक्चुअली में एक प्रोसेस समझा रहा हूं कि अकाउंट्स में अकाउंटेंट के पास क्रिएटिव स्किल्स होती हैं। अगर सारी पावर्स उसको दे दी जाएं, तो सारी पावर्स देने का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। और अकाउंट्स मैनिपुलेट करने का मतलब है अकाउंट्स में गड़बड़, फाइनल अकाउंट्स गलत बनेंगे, प्रॉफिट लॉस गलत आएगा, बैलेंस शीट गलत आएगी, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। उससे बचने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक स्टैंडर्ड का सेट होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और उसी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं।
क्योंकि गैप के अंदर दो चीजें और आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अब मेरे साथ आ जाओ आपके पीडीएफ पे, मेरे साथ आ जाओ जल्दी से पीडीएफ पे। पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल चुका होगा नोट्स का। आप सभी लोगों को नोट्स का जो पीडीएफ है डियर वो मिल चुका है। तो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा अपने नोट्स के थ्रू। मैं बता दूं आपको, नोट्स मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार किए हैं। जितने भी ग्रीन मार्क्ड हैं, ग्रीन मार्क्ड जो ग्रीन पोर्शन है डियर, अगर आप खाली ग्रीन पोर्शन एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाओगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और आप जानते हो, जो 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास आप 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ ये ग्रीन पोर्शन मार्क करके। क्योंकि यही वो रामबाण, यही वो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहां पे मार्क किए हैं, आपके लिए पूरी मेहनत करी है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से मेरे साथ नोट्स पे वापस, मेरे साथ नोट्स पे आ जाओ। ऑल राइट डियर, तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। आ जाओ मेरे साथ इंट्रोडक्शन पे। हाँ जी, इंट्रोडक्शन पे। Accountancy is often referred to as an art of recording, classifying, summarizing financial information which involves the use of accountants' creative skills. जैसे मैंने अभी बताया वो यहाँ पे छप गया। सर आप तो जादूगर हो। ऑल राइट, तो अकाउंटेंसी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स द अकाउंटेंट्स क्रिएटिव स्किल्स। अकाउंटेंट की क्रिएटिव स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अगर पूरा इंडिपेंडेंस अकाउंटेंट को प्रोवाइड कर दिया जाए, हाउएवर इफ फुल इंडिपेंडेंस इज प्रोवाइडेड टू द अकाउंटेंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए कुछ आपके सिस्टम्स होते हैं और कुछ आपके प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। अगर अकाउंटेंट को पूरी पावर आपने दे दी तो क्या होगा? तो डियर यहां पे इट इज बाउंड टू रिजल्ट इन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। 10 तरीके की कंपनी होती हैं, 100 तरीके की कंपनीज होती हैं, 100 तरीके के बिजनेस होते हैं। अगर सारे अकाउंटेंट अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ भी क्रिएटिविटी लगाने लगे तो फिर अकाउंट्स यूनिफॉर्म कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म का मतलब आप उनको कंपेयर कैसे करोगे? एक तरीका फॉलो कर रहा है XYZ, दूसरा ABC, तीसरा PQR, तो आप तो कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे, यानी कि अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। दूसरा, एंड इन सम केसेस इट मे एंड अप इन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। लो जी, यहां पे अगर आप क्रिएटिव स्किल्स उसको देते हो, पूरा क्रिएटिविटी देते हो, तो यहां पे एंड रिजल्ट क्या आएगा डियर? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए 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 thus there arises a need for an accounting framework on the basis of which, इसीलिए एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पैदा हुआ जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सके। आई होप यहां पे आपकी जड़ें पैदा हो चुकी होंगी। अच्छा, इसलिए इसलिए यहां पे फ्रेमवर्क्स का जन्म हुआ। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं आगे देखते हैं। एंड अल्टीमेटली मेक द रिजल्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल। भाई जैसे ही आप एक फ्रेमवर्क के अंदर, फ्रेमवर्क का मतलब एक दायरे के अंदर अकाउंट्स को डाल देते हो कि भैया यही 4 तरीके फॉलो करने हैं, तो उससे क्या होगा कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनको आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, उनको आप कंपैरिजन कर पाओगे। और यहां से पैदा हुए आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप। दिस नीड led to the framing of the generally accepted accounting principles. All right, I hope आप सभी को यहां पे जो बेसिस है वो पता लग चुका होगा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे पैदा हुए। लेकिन सर आप यहां पे चीटिंग कर रहे हो, आप यहां पे बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हो। चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम पढ़ रहे हैं GAAP गैप। आपने अभी तक ये तो बताया नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको लेके चलता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो एक बार डियर मेरे साथ फिर से आप आ जाओ आपके नोट्स पे। अब यहां पे आपको मेरे साथ चीजें नोट डाउन करनी है डियर। अपने अपने पेन उठा लेना, अपने अपने पेन उठा लेना। आपको मेरे साथ यहां पे चीजें नोट डाउन करनी स्टार्ट करनी है। यहां पे आपको मेरे साथ चीजें जो है नोट डाउन करनी स्टार्ट करनी है। पेन उठा लो। देखो यहां पे पहले मतलब समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पैदा कहां से हुए। देखो जो आपने अभी अभी पढ़ा गैप, ये गैप क्यों पैदा हुआ बताता हूं क्यों पैदा हुआ। गैप के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, इसलिए मैं बार बार गैप का डिस्कशन कर रहा हूं।
आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जो आपकी अकाउंट्स होती है ना, अकाउंट्स, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डियर? अरे बताओ ना यार, अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर कैसे बताएं, अपने मुंह से बोल दो। अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डियर? अकाउंट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अकाउंटिंग। वाह सर, जोरदार तालियां, ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे मैं बता रहा हूं ना, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है डियर? अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर क्या मतलब? अरे बचपन में आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस, IMRC SAC। IMRC SAC, एक बार लिख देता हूं यहां पे छोटा सा आई, मैं मिटा दूंगा इसको, मत लिखना। IMRC SAC, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड आपका कम्युनिकेशन। अकाउंट्स का आखिरी प्रोसेस होता था कम्युनिकेटिंग टू अकाउंटिंग यूजर्स। आई होप आपको कुछ कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे याद आ गया होगा, हाँ सर कुछ तो पढ़ा था ऐसा। तो अकाउंट्स का जो आखिरी मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द स्टेक होल्डर्स। टू द स्टेक होल्डर्स। सर ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं डियर? स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जितने भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जितने भी आपके इन्वॉल्व, जितने भी आपके जो भी इन्वॉल्व पर्संस होते हैं इन योर बिजनेस, वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक का मतलब जिन्होंने आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया है, चाहे वो आपके शेयर होल्डर हो, चाहे वो आपके डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, कस्टमर हो, आपके फाइनेंसर हो, बैंक्स हो, सरकार हो, कोई भी हो, पार्टनर्स हो, ये सारे कौन होते हैं? आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स। और इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है अल्टीमेटली। तो सर इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या लेना देना? बताता हूं डियर। ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, आप इनको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए करते हो। डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज डिसीजन मेकिंग में काम आ रही है तो वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एक्यूरेट, वो होनी चाहिए बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के। हाँ सर बात तो सही है भाई, आपने क्या करना है, स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और वो होनी चाहिए एक्यूरेट, एकदम सटीक। इसीलिए डियर, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपके बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। हाँ सर ये तो हम जानते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड, these are prepared on the basis of, on the basis of books of accounts, books of accounts। अरे बोलो ना यार, सर आप तो बोलते ही नहीं हो, मैं तो बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहे हो। चिल्ला चिल्ला के बता दो घर वालों को क्यों मैं पढ़ रहा हूं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। हाँ सर, सर अब इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या लेने देना? डियर, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती हैं डियर, ये बेस्ड होती हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, बेस्ड ऑन GAAP गैप। और आप जानते हो जो आपका गैप होता है, जो आपका गैप होता है, इस गैप के अंदर, GAAP गैप के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दूसरा आपके अकाउंटिंग के रूल्स, और तीसरा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तीसरा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स, यहां से जन्म होता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो मैंने आपको बेसिकली उल्टा बताया है डियर। गैप का इस्तेमाल करके बनते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का यूज करके बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
जिसको हम अकाउंटिंग भी कहते हैं, वो प्रोवाइड की जाती है स्टेक होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैंने आपको सीधे तरीके से भी बता दिया, उल्टे तरीके से भी बता दिया, और यहां पे आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। अच्छा, गैप के अंदर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो अब इसके बाद हम समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो एक बार यहां पे सब लोग एक काम करेंगे डियर, आप वीडियो पॉज करके ना इसको नोट कर लेंगे। मैं यहां पे थोड़ा सा गायब हो जाता हूं। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट करेंगे, मैं यहां पे थोड़ा सा गायब हो जाता हूं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपको सब कुछ यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ऑल राइट, जब नोट हो जाए तो डन बता देना। मैं यहां पे चलता हूं आगे। इतने एक काम करते हैं ना, चरणामृत पी लेता हूं मैं, ताकि और ताकत आ जाए मेरे अंदर। हाँ, ऑल राइट। आई होप आपने इसको लिख लिया है और साथ साथ आप लिखते चल रहे होंगे। अब यहां पे डियर एक काम करते हैं, आगे चलते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिक्स पे। ठीक है, बट उससे पहले जो बात मैंने आपको बताई, मैं, आप जानते हो मैं जादूगर हूं। सर आप जादूगर कैसे हो बताओ ना। डियर देखो, मैं जादूगर इसलिए हूं कि जो मैं लिखवा देता हूं वही नोट्स में छप जाता है। सर प्रूव करके दिखाओ, आ जाओ नोट्स पे वापस आ जाओ, पीडीएफ पे। जो मैं बोल देता हूं वही छप जाता है। हाँ सर दिखाओ ना। हाँ देखो, आ जाओ। अरे देखो ना यार, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आ जाओ। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देखो मैंने आपको बताया कि आपका अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है स्टेक होल्डर्स को। हाँ सर आपने बता दिया है। और इससे क्या होता है, इससे दस हेल्पिंग देम इन टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। वो लोग क्या कर पाते हैं, वो लोग डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। हाँ सर ये भी आपने बता दिया, वाह मजा आ गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाए जाते हैं। हाँ सर आपने बताया था। विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेस्ड होती हैं गैप के ऊपर। हाँ सर ये भी आपने बताया था। और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डियर क्या होते हैं, यहां से हम समझते हैं गैप का मतलब क्या होता है। गैप क्या होते हैं, दीज आर कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो कॉमन बेसिस पे फॉलो किए जाते हैं रूल्स और स्टैंडर्ड्स, वो आपके गैप होते हैं। मेंट फॉर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इनसे क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग करना होता है। एंड अल्टीमेटली देयर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब डियर, यहां पे गवर्नमेंट को फाइल करने की बात हो रही है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे ना, और आप कॉस्ट ऑडिट जैसा सब्जेक्ट पढ़ोगे या कोई ऑडिट जैसा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको सरकार को अकाउंट्स की रिपोर्टिंग करनी होती है। अकाउंट्स का ऑडिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को फाइल की जाती है ऑडिटर के द्वारा। इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग। ठीक है, हाँ सर। इट इज एन एम्बॉडीमेंट। आपके मॉड्यूल के जितने भारी भारी शब्द हैं, मैंने सबको तोड़ मरोड़ के सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया डियर। एम्बॉडीमेंट का मीनिंग होता है इमेज। एम्बॉडीमेंट मींस इमेज। ठीक है, यानी कि दृश्य, दृश्यम। मूवी देखी होगी आपने, दृश्यम। इट इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स विच आर एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड बाय द अकाउंटेंट्स। ये एक इमेज है रूल्स और स्टैंडर्ड्स की, जो सारे अकाउंटेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। राइट, हाँ सर। गैप कंटेन्स अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, यानी कि तीन चीजों का मिक्सचर ये होता है। स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स दैट अकाउंटेंट्स मस्ट फॉलो, जो अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए। हाँ सर। तो आखिरी में पढ़ते हैं आपका गैप का मतलब क्या होता है। दीज आर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। डियर अब यहां पे पता है क्या हो रहा है, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी हो रही है। सर एमसीक्यू प्रैक्टिस, यस। इस पे बेस्ड एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि गैप का मतलब क्या होता है। देखो गैप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, गैप आर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। वैसे तो गैप के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं,
अगर वो पूछे कि गैप के अंदर क्या क्या आता है, तो एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड आपके प्रोसीजर्स, जिनको हम रूल्स भी कहते हैं। बट एमसीक्यू में आपसे क्या पूछेगा कि गैप का मतलब क्या होता है, तो आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस which provide framework for more detailed and comprehensive accounting rules, standards and other industry specific accounting practices। ये जो आखिरी वाला शब्द है इसे भी भूल जाओ, आखिरी वाला शब्द भूल जाओ। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होते हैं जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क वर्ड मैंने क्लास की स्टार्टिंग में यूज किया था, ठीक है। फ्रेमवर्क का मतलब दायरा, दायरा, उसी को गैप कहते हैं। अब बात आती है इस लास्ट वर्ड की, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सर ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या होता है? डियर, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुछ बैंक्स होते हैं, बैंक्स। हाँ सर सुना तो है, बैंक नाम की चिड़िया कुछ होती है। तो डियर, जो आपके बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स 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 के ऊपर नॉर्मल अकाउंटिंग के रूल्स अप्लाई नहीं होते। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूं यहाँ पे, जो बैंक्स होते हैं ना डियर, बैंक्स कुछ डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज होती हैं। जैसे कि आपके पास बैंक हो गए, ठीक है। बैंक्स के अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई। ये कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है आपके पास जिनके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे बैंकिंग पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है, इंश्योरेंस कंपनी में आईआरडीए का एक एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक एक्ट 2003 है जो कि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो इनके अलग से भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और प्लस इनके अलग से भी सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बनाए जाते हैं। चाहे कोई सा भी ब्रह्मांड का बिजनेस हो हिंदुस्तान में, उसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल अवेलेबल हैं जिनको हम GAAP गैप कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका गैप का पूरा इन डेप्थ आपका टॉपिक। अब फाइनली हम चलते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। तो अब मेरे पास ना आपके लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं डियर, जो मैंने पहले से ही आपके लिए तैयार करके रखे हैं। मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा इसका प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपर टाइम दूंगा लिखने का। देखो आ जाओ, नोट्स विजिबल है ना आपको? हाँ सर विजिबल है। आ जाओ, हैंड रिटन नोट्स पे आ जाओ। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो मैं जानता हूं आपका जो पहला क्लास है वो थियोरेटिकल क्लास है और इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ही कम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। प्रैक्टिकल पोर्शन AS1 से स्टार्ट होगा, AS1 से भी स्टार्ट नहीं होगा, उसके अंदर आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन है जो कि मजेदार होते हैं। यहाँ पे पूरा चैप्टर थ्योरी है, तो कहीं अगर आपको नींद भी आए तो अपने आप को 2-4 चांटे मार लेना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, पानी पी लेना और थोड़ा सा फ्रेश हो जाना, ठीक है। हाँ जी सर, आ जाओ मेरे साथ हैंड रिटन नोट्स पे। इसलिए मैंने आपके लिए कलरफुल नोट्स यहाँ पे रखे हैं ताकि आंखों में चमक आपकी पड़ती रहे। ऑल राइट, आ जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है डियर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दीज आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली लिखित रूप में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पॉलिसी का मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस को फॉलो करनी होती है वो, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर 3 चीजें आपको पढ़नी होती है डियर, 3 चीजें। ये 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है R, दूसरा होता है M, तीसरा T, RMT। सर RMT का मतलब रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और ट्रीटमेंट। आप कोई से भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चले जाओ, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये 3 चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी ही मिलेंगी, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और ट्रीटमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये रिकॉग्निशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है? डियर, रिकॉग्निशन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है एक छोटे से एग्जांपल पे। जैसे अगर आप किसी को माल बेचते हो, माल, तो जो सेल होता है वो बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू होता है, ठीक है। इसको बिजनेस में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसी रिकॉग्नाइज करने को बोलते हैं रिकॉग्निशन। यानी कि इसको बिजनेस में रिकॉर्ड कब किया जाएगा, रिकॉर्डिंग का पर्पस जो होता है उसको बोलते हैं आपका रिकॉग्निशन, रिकॉर्डिंग पर्पस, कि कब उसको रिकॉर्ड किया जाए और कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ऐसा कौन सा इवेंट हो, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हो जो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, ठीक है। हाँ सर,
अब आते हैं दूसरी टर्म पे। दूसरी टर्म आपकी होती है यहां पे मेजरमेंट। डियर, मेजरमेंट का मतलब, जैसे हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है, 2 AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे बेस्ड होता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज यहां पे इस एएस के अंदर हम निकालते हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो इस वैल्यू को जब आप मेजर करते हो, उसके तरीके को बोलते हैं आपका मेजरमेंट। कैसे वैल्यू निकाली जाए, यानी कि उसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, उसको बोलते हैं आपका मेजरमेंट। ठीक है, हाँ सर। ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके की आपकी अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। जैसे AS11 आपके फॉरेन एक्सचेंज पे बेस्ड है, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS16 बोरिंग कॉस्ट। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, हाँ सर। सर आपको सारे नंबर याद है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? यार ऑलमोस्ट सारे नंबर मेरे को याद है। और आपके लिए मैं एक निमोनिक टेक्निक लेके आऊंगा, कहानी। फाउंडेशन वाले बच्चे मुझसे जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, मैंने उनको एक रामबाण दिया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। आप में हो सकता है आपने भी वो देखा था। मैंने एक कहानी आपको दी थी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद करने की, जिसमें एमसीक्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सेम वे में मैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक कहानी आपको दूंगा, जिससे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नंबर और वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको याद हो जाएगा एक ही कहानी पढ़ने के बाद। ठीक है, हाँ सर। तो कहानी हम पढ़ेंगे बाद में, अभी आते हैं तीसरे आइटम पे। तीसरा आइटम होता है आपका ट्रीटमेंट। सर ट्रीटमेंट क्या होता है? सर ट्रीटमेंट हमें पता है क्या होता है। हॉस्पिटल में वो जो पेशेंट लेटा रहता है ना, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसी को ट्रीटमेंट कहते हैं। लल्लू लाल, यहां पे ट्रीटमेंट का मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं है, यहां पे आइटम्स के ट्रीटमेंट की बात हो रही है। आइटम्स टू बी ट्रीटेड, आइटम्स टू बी ट्रीटेड को बोलते हैं ट्रीटमेंट। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का, उसमें आप इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते हो। तो इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, फिनिश गुड्स आते हैं, और फिनिश गुड्स में भी क्या क्या आता है। तो उन आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या उसको ले कि नहीं ले, वो पता लगता है आपके ट्रीटमेंट वाले पॉइंट से। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट डियर बहुत जरूरी हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके। ये तीनों एलिमेंट्स के बिना कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बन सकता। ठीक है, और आज के टाइम पे हिंदुस्तान में डियर आपके 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं अभी के लिए। करेंटली देयर आर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तो था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और ट्रीटमेंट। सर क्या इसमें तीन ही चीजें होती हैं? नहीं डियर, इसमें दो चीजें और होती हैं। सर कौन कौन सी? टू मोर थिंग्स आर देयर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सर ये प्रेजेंटेशन क्या होता है और ये डिस्क्लोजर क्या होता है? डियर, प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे आप आइटम्स को प्रेजेंट करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हो आपके ऑडिटर्स को, मतलब किसी भी चीज के प्रेजेंटेशन उसको दिखाने को बोलते हैं आपका प्रेजेंटेशन। डिस्क्लोजर का मतलब होता है क्या क्या चीजें आपको बिजनेस में डिस्क्लोज करनी है, जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं वो। तो एक बार मतलब समझते हैं प्रेजेंटेशन का मतलब यहां पे क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सम मोर एलिमेंट्स, जैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हो आपके अकाउंट्स के अंदर। और डिस्क्लोजर का मतलब होता है इवेंट्स, वो दुर्घटनाएं which can have a significant impact on the business are to be disclosed। ऐसे आइटम जिनको जिनका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, और जिसको आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है बिजनेस के अंदर, उसी को बोलते हैं आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पांच चीजें हो गई। एक तो आपका RMT, और दूसरा आपका PD। तो अगर आप RMT PD कर लेते हो, यानी कि पांच चीजें याद कर लेते हो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो आपका AS कंप्लीट हो जाएगा। अब डियर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं उसको नोट करने का। मैं यहां से जो है गायब हो जाता हूं एक बार। ठीक है, थोड़ा जूम आउट भी कर देते हैं, और अगला टॉपिक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन डेवलप करता है ये आपको बताया जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। ठीक है,
एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, आराम से नोट करना। यहाँ पे क्योंकि मैं पहले से लिख के लाया हूं तो आपको टाइम पूरा मिल जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट डियर, तो ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग। और यहां पे आपने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर 5 चीजें आती हैं, 3 आरएमटी और 2 आपका पीडी। आरएमटी का मतलब रिकॉग्निशन मेजरमेंट ट्रीटमेंट, और आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। हाँ सर। अब ये चेक करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन डेवलप करता है, कौन बनाता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को? तो डियर, कौन बनाता है उसके सवाल से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को गवर्न कौन करता है। सर गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? डियर, गवर्नेंस का मतलब तो आप लॉ के अंदर पढ़ते हैं, बट कोई बात नहीं, गवर्न का मतलब आपको पता होगा कौन इसको चलाता है। तो देखते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन चलाता है। सबसे पहले, हु डेवलप्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? डियर, इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको जो गवर्न करता है, बॉडी करती है गवर्न, वो है आईसीएआई। आईसीएआई की फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जानते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहां पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन जो यूएस में, यूएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सॉरी, यूएस के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको कौन गवर्न करता है? उनको डियर गवर्न करती है एआईसीपीए। सर ये एआईसीपीए क्या होता है? डियर, एआईसीपीए का मतलब यहां पे होता है, मेरे साथ लिखो, सीपीए का मतलब है आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। यहां पे मेरे साथ लिखो, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, और एआईसीपीए की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ, लिखा भी है यूएस, बल्कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो यहां पे एआईसीपी के फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, क्योंकि वहां के जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको हम सीपीए बोलते हैं। अब यहां पे तो आ गई गवर्नेंस की बात, कि गवर्न करता है आईसीआई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। जो यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको एआईसीपी गवर्न करता है। लेकिन सर जो बेचारे बच्चे, जो सीएमए वाले बच्चे हैं, वो आईसीएमएआई को जानते हैं, हम तो नहीं जानते किशोर इंस्टीट्यूट को। तो कोई बात नहीं, आईसीएमएआई भी तो कुछ करता है। सर क्या करता है? डियर, आईसीएमएआई जो गवर्न करता है वो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को गवर्न करता है। ठीक है, आईसीएमए किसको गवर्न करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 गवर्निंग बॉडीज हैं। अब बात आती है इसको डेवलप कौन करता है? जो स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं ना, कौन डेवलप करता है इसको? डियर, जो डेवलप करने वाली बॉडीज है वो यहां पे 3 है। 3 बॉडीज डेवलप करती हैं। पहली बॉडी है आपकी एएसबी। एएसबी का मतलब होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मैं यहां पे फुल फॉर्म लिख देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इसको सेटअप किया है आईसीएआई ने। आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं बनाती, वो बना भी नहीं सकती, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूट, जो कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स करवाती है, कोर्स, और उसको डेवलप करवाती है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बना सकती, इसलिए आईसीएआई ने एक बॉडी सेटअप करी है। बॉडी, सर कैसी बॉडी? अरे लल्लू लाल, बॉडी का मतलब संस्था। यहां पे एक बॉडी सेटअप करी है, उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और ये बोर्ड बनाता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को? डियर, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज को लगते हैं। यानी कि वो आपके कंपनीज जो कि नॉन कॉर्पोरेट हैं, कंपनीज नहीं है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और आपके बाकी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन। तो सर हमने तो कंपनीज के बारे में पढ़ा था कि कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। हाँ मैं जानता हूं,
कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। तो डियर, कंपनी के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एमसीए नोटिफाई करता है। एमसीए की फुल फॉर्म जानते हो आप? डियर, एमसीए का मतलब यहां पे होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेकिन एक राज की बात बताऊं, इधर देखो, इधर, अरे इधर देखो ना, हाँ ध्यान से देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, इधर देखो, इधर, हेलो, इधर देखो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सिर्फ नोटिफाई करता है कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले आओ। पता है उसको बनाने में मदद कौन करता है? उसको बनाने में मदद करता है आईसीएआई। उसको बनाने में मदद करता है आईसीएआई, अगेन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हाँ, एमसीए भले ही नोटिफाई करता है, लेकिन भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं दीज आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और एमसीए के अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही बैठते हैं जो कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करते हैं। राइट? यस सर। और जो एमसीए नोटिफाई करता है डियर, ये आपकी कंपनीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी कि कंपनीज और एलएलपी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करता है। तो अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस रखते हो, पार्टनरशिप रखते हो, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड काम आएगा। अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो, कंपनी हो, तो उस केस में डियर आपका एमसीए नोटिफाई करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं। ठीक है? हाँ सर। और डियर, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, फुल फॉर्म यहां पे लिख लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये जो बोर्ड है ये आपके डेवलप करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो ये आपकी डेवलपमेंट बॉडीज हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अब मैं आपको एक काम करता हूं, लिखने का टाइम दे देता हूं डियर। यहां पे पहले आप ये लिख लो यहां तक, ठीक है? इसके नीचे का एक काम करता हूं, जूम आउट कर देते हैं। आई होप आपको सारा एक बार में दिखाई दे जाए, बट डियर नहीं दिखाई देगा अगर मैंने पूरा जूम आउट कर दिया तो। लो, यहां तक लिख लो इसको, एक बार यहां तक इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नीचे का पोर्शन भी नोट डाउन करने के लिए दे दूंगा। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको लेके चलता हूं नीचे। हाँ जी, देखो बीच बीच में मुझे पता है क्यों बोलना पड़ता है। बीच बीच में मुझे बोलना इसलिए पड़ता है कि ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप इसको लिख रहे हैं। हाँ सर, टेंशन मत लो, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं हम। डन। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है इसको नोट करेंगे जल्दी से। हाँ जी, वैसे तो मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि क्लास का एक्टर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं, प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर वो हीरोइन कौन है? हीरोइन, हीरोइन अकाउंट्स, हीरोइन अकाउंट्स। सर विलेन नहीं बताया आपने, विलेन कलकत्ता में बैठा है अभी। हाँ, तैयारी कर रहा है पेपरों की बनाने की। हो सकता है विलेन आपका दिल्ली में शिफ्ट हो जाए, ऐसी कुछ बातें आपने सुनी होंगी। हाँ, ऑल राइट। बीच बीच में थोड़ा सा ये वाला फन मोड आना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है जी, आई होप आपने सभी ने इसको नोट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे, वापस नोट्स पे। वापस आ जाओ मेरे साथ नोट्स पे, पीडीएफ पे आ जाओ वापस। अब यहां से हम चैप्टर को फिनिश करना स्टार्ट करेंगे। सर चैप्टर को फिनिश करना, अभी तो सर बहुत सारा चैप्टर बाकी है, कुछ भी बाकी नहीं है।
अब डियर ये समझ लो 60% चैप्टर खत्म, थोड़ी देर की क्लास बाकी है और बस नोट्स पढ़ के अपने को खत्म करना है, क्योंकि जो मैंने बोला जादू वही लिखा हुआ पड़ा मिलेगा आपको, जो मैंने बोल दिया वही लिखा गया है। ठीक है, हाँ सर हम जानते हैं आपके जादूगर हो आप। देखो आ जाओ मेरे साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड से कवर करेंगे अब, ठीक है स्पीड से। अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने वाला हूँ डियर, तो एनर्जी अपना मेंटेन रखना। आ जाओ मेरे साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये आप जानते हो, which discuss the aspects of recognition, measurement, treatment, RMT। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, RMT। हाँ आगे 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 देखो ना आगे। Of which specific accounting transactions along with the presentation and disclosure thereof in the financial statements of an entity। देखो ये रिकॉग्निशन मेजरमेंट ट्रीटमेंट किसका होता है, किसका डियर, ये होता है आपके स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का, जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, जैसे कि अलोंग विद द प्रेजेंटेशन। और मैंने आपको बताया था दो चीजें और होती हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो तीन के साथ दो और ऐड है, आरएमटी के साथ पी और डी और आ जाते हैं, ठीक है, अलोंग विद द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देयर ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आपको ये पांच चीजें दिखानी होती है वो आपको करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। These are usually issued by specific professional accounting bodies। प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या तो गवर्नमेंट हो सकती है जैसे कि एमसीए, या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। हिंदुस्तान के अंदर आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो गवर्न किए जाते हैं आईसीएआई के द्वारा। हाँ सर। यूएस में इसको गवर्न करता है एआईसीपीए। हाँ सर। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डियर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है। और दी स्टैंडर्ड्स यहां से डियर थोड़ा सा पॉइंट्स डिफरेंट होने स्टार्ट होते हैं। These standards deal with the accounting treatment of business transactions and disclosing the same in the financial statements। देखो कितनी प्यारी बात लिखी है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, कितनी प्यारी बात लिखी है बताओ। हो वो कह रहा है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से डील करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था कि ट्रांजैक्शन होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उस पे बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। क्या बात है, नई बात बताइए बहुत इसने। डिस्क्लोजिंग, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। तो तूने यही बात ऊपर क्यों लिखी भाई, जो बात ऊपर लिखी है वही लाइन नीचे चिपका दी। ये तो बचपन वाला फार्मूला है बताओ, यहां तक कि मॉड्यूल ने भी बचपन वाला फार्मूला दे दिया। पहले लाइन लिख दो वही बाद में चिपका दो। हो मजा आ गया। हाँ सर मजा तो आ रहा है। अभी आगे देखो, आगे, अरे आगे देखो यार, आगे देखो। हाँ इंडिया में हिंदुस्तान में, in India, accounting standards for non-corporate entities, including small and medium-sized enterprises, are issued by the ASB। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है किसके लिए, नॉन कॉर्पोरेटेड एंटिटीज और आपका स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। ठीक है। और एएसबी को कौन चलाता है, आपका आईसीएआई। ये बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब ये स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए जाते हैं, टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 3.5 बार इस बात को बताया जा चुका है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो 3.5 कैसे होता है वो मुझे नहीं पता, होता है बस। हाँ, इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर। ठीक है, यूजर की ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज डियर, जो कंपनीज होती हैं एलएलपी होती हैं, उनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एमसीए नोटिफाई करता है। ऑलरेडी आप ये बात जान चुके हो। ठीक है, हाँ सर। These standards are mandatory on and from the date specified। यह बात ध्यान रखना डियर, जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार एप्लीकेबल हो गए तो ये एप्लीकेबल ही रहेंगे। जिस डेट से लागू हो गए उस डेट से ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये मैंडेटरी होते हैं नेचर में। ठीक है, एज मे बी नोटिफाइड बाय द आईसीआई और एमसीए, जैसे भी आईसीआई और एमसीए बताएगा उसके बिहाफ पे। हाँ सर। It may be noted that MC also issues the accounting standards for companies based on recommendations made by ICAI। मैंने क्या बताया था, भले ही MCA अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है कंपनीज के लिए, लेकिन रेकमेंडेशन कौन देता है, ICAI। MCA तो सरकारी संस्था हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें सरकार के बंदे बैठे हैं। ठीक है,
और अब यहाँ पे डियर इसको रिकमेंडेशन कौन दे रहा है? आईसीआई, क्योंकि वही आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। Accordingly, MCA notifies such accounting standards wide companies, rules and amendments thereto. उसके लिए वो rules और amendments भी लेके आता रहता है, ठीक है? Applicable for companies including small and medium size to whom Indian accounting standards are not applicable. Dear, जिन पे Ind AS applicable नहीं होता, उन पे MCA आपका accounting standard apply कर देता है। भाई देखो, यूजुअली सारी कंपनीज पे इंड एस जो है ऑलमोस्ट एप्लीकेबल है, लेकिन जिन पे नहीं है वो एक कैटेगरी होती है, उन पे एमसीए नोटिफाई करता है कि इन पे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे, ठीक है? हाँ सर। हालांकि ये वाला पॉइंट आपका इतना रेलेवेंट नहीं है जितना आपने ऊपर बेसिक्स में पढ़ लिया, ठीक है? हाँ सर। अब आ जाओ नीचे, अब आ जाओ नीचे। यहाँ पे नोट्स की कुछ गड़बड़ लग रही है। एक मिनट डियर, जरा होल्ड पे रहना, होल्ड पे रहना। ऑल राइट डियर, वापस आते हैं, वापस आते हैं। कहां तक पढ़ लिया हमने? हमने जो पॉइंट कवर किया था यहाँ पे इन इंडिया, ये वाला पॉइंट भी हो चुका है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स हो चुका है, ये भी 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 हो चुका है। नीचे आ जाओ यहां से, ये भी हो चुका है। रिकमेंडेशंस भी आपको बता चुका हूं, ठीक है? ये भी बता चुका हूं, हो गया डन। ऑल राइट, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे डियर, कन्वर्जेंस टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस, एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप। यहां से डियर धमाका स्टार्ट होता है, धमाका। सर ये धमाका क्या होता है? मैं बताता हूं धमाका क्या होता है। देखो, पहले तो आपको मतलब समझना है कन्वर्जेंस का, ठीक है? कन्वर्जेंस का कन्वर्जेंस का मतलब होता है डियर, उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। मान लो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, ये एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, प्रोसीजर। उस प्रोसीजर का नाम है ए का मतलब ए, यूएस है, यूएस। ये एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, प्रोसीजर। इस प्रोसीजर का नाम है पी, प्रोसीजर का नाम क्या है? पी। आपका वो है, मान लो रशिया, रशिया एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है डियर, प्रोसीजर। सर सारे ही अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करते हैं क्या? हाँ मोस्टली। ये एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है एक्स। अब आपने ए तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया, यूएस में अकाउंटेंट्स ने पी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया, रशिया में अकाउंटेंट्स ने एक्स तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया। मजा आ गया? मुझे बताओ आप इन तीनों को कंपेयर कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो डियर, इन तीनों को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को मर्ज करना पड़ेगा। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा एक सिंगल स्टैंडर्ड में, ठीक है? और इसी मर्ज करने का जो प्रोसेस होता है डियर, इसी प्रोसेस को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। सर क्या बोल दिया आपने? क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? बताता हूं, बताता हूं। आ जाओ नोट्स पे आ जाओ, इतना ही बहुत था यहाँ के लिए, ये इतना ही बहुत था समझने के लिए, बहुत है डियर, बहुत है। आ जाओ नोट्स पे वापस, आ जाओ नोट्स पे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ नोट्स पे वापस आ जाओ। देखो, कन्वर्जेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसके जो है इसके बिहाफ पे कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग। आपके इंस्टीट्यूट ने देखो क्या जबरदस्त शब्दावली यूज की है, हार्मोनाइजिंग। जो बच्चा बेचारा इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा या सीबीएसई से ही पढ़ा है, कुछ तो सीबीएसई वालों की भी इंग्लिश खतरनाक होती है, उनको भी नहीं आती इंग्लिश। हार्मोनाइजिंग पढ़ेगा, अच्छा पहले तो गूगल करेगा हार्मोनाइजिंग का मतलब क्या होता है। मैंने सब कर रखा है।
हार्मोनाइजिंग का मतलब होता है मैच करना, मर्ज करना, कोलैबोरेट करना, मिलना, ब्लेंड करना, एक दूसरे में मिल जाना। आपके ऊपर चॉइस है कौन सा शब्द आपको इस्तेमाल करना है एग्जाम के अंदर, बात एक ही है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना चेक करने वाले को। तो यहां पे डियर ये एक प्रोसेस होता है हार्मोनाइजिंग का, जिसके अंदर क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे कि यूएस, रशिया, फलाना ढिमका एबीसीडी, अलग अलग कंट्रीज की जो रेगुलेटरी बॉडीज है वर्ल्ड की, जो आपकी अलग अलग बॉडीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, उनको मर्ज किया जाता है। ये प्रोसेस होता है कन्वर्जेंस का, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस। हाँ सर समझ में आ गया है। तो इट, अब देखो अलग से एक और डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सिंगल सेट। मैंने क्या बताया था, एक ऐसा सेट बना दो जिसमें सारे मर्ज हो जाए, एक डब्बा बना दो जिसमें सारे अपनी पर्ची डाल दें, भैया यही है अपनी लिस्ट। तो सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट विल बी यूज्ड इंटरनेशनली, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जा सके, एंड इन पर्टिकुलर द एफर्ट टू रिड्यूस, क्या करने के लिए, डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए। अरे आप जानते हो ना, अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, तो हर कंट्री में डिफरेंस पैदा होंगे। उन डिफरेंस को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाएगा, एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिटवीन द लोकल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। लोकल का मतलब जैसे कि आप लोकली फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस। ठीक, हाँ सर। अब आते हैं डियर आईएफआरएस पे, पहले इसका मतलब समझते हैं कि भैया ये आईएफआरएस क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो आईएफआरएस का मतलब डियर समझते हैं क्या होता है। आईएफआरएस बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आईएएसबी डेवलप करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ग्लोबल का मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होते हैं, पूरे वर्ल्ड में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पब्लिक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पब्लिक कंपनी जानते हो आप लोग क्या होता है, पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिकली इशू होते हैं, जिनके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है, लिमिटेड कंपनीज इंडिया में जिसको कहते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब कन्वर्जेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्जेंस एक्सरसाइज इज टू प्रोड्यूस अ कॉमन सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर से वही बात लिख दी, फिर से वही रिपीट हो गया। क्या करने के लिए, टू एनहांस द कंसिस्टेंसी, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, कंपैरेबिलिटी, कंपैरिजन कर पाओ, एंड एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था ये बात। भैया अगर आप कन्वर्जेंस कर दोगे तो ऑब्वियसली पहले तो कंसिस्टेंसी आएगी, लगातार आप काम कर पाओगे जब एक ही स्टैंडर्ड पे काम करने हैं। कंपैरेबिलिटी आएगी, आप कंपेयर कर पाओगे, और एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की, क्योंकि एक एक ही काम को एक ही सेट से करना है, तो आप और अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। सिंपल। हाँ सर। अब डियर, कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है भैया। कन्वर्जेंस को समझना है तो आपको दो चीजें समझनी है। पहला, इंटरनेशनल लेवल की कन्वर्जेंस, और दूसरा नेशनल लेवल कन्वर्जेंस। ठीक है, नेशनल लेवल कन्वर्जेंस। तो पहले हम समझते हैं इंटरनेशनल लेवल की कन्वर्जेंस क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल। तो डियर इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं अपन क्या करते हैं। इट इज द प्रोसेस विद इन विच इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एंड नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स converge their respective accounting standards into one global set of accounting regulations. Here, यहां पे ना एक नई बॉडी आपको पढ़ने को मिली है, नेशनल स्टैंडर्ड सेटर। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कौन होते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जरा होल्ड पे रखना, आप होल्ड पे रखना। मैं आप अब एक काम करते हैं, वापस आते हैं आपके उस पे। हाँ जी, वापस आ जाओ। तो यहां पे डियर
मैं आपको बता रहा था नेशनल स्टैंडर्ड सेटर, ठीक है, कन्वर्ज रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू वन ग्लोबल सेटल्स सेट ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशंस विद IASB। IASB कौन है? जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाता है, और ये इसी के साथ काम करते हैं और इसको कन्वर्ज कर देते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। ऑल राइट, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स इज अ कॉन्सेप्चुअल आइडिया। ये कॉन्सेप्चुअल आइडिया है। इससे क्या होगा? अगेन कंपेरेबिलिटी आएगी, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, और ये रेडिली अंडरस्टूड हो जाएंगे। रेडिली अंडरस्टूड का मतलब होता है जल्दी आप इनको समझ पाओगे, जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। दूसरा, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग मोर रेडिली अंडरस्टूड, यानी कि जब आप इनको जल्दी समझ पाओगे तो यहां पे इजी हो जाएगा अकाउंटेंट्स के लिए उसको कंपेयर करना। ऑल राइट, आगे, अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वुड आल्सो इंश्योर, इससे एक और फायदा होगा। सर क्या फायदा? लोअर बैरियर्स टू फ्री मूवमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स इन द बिजनेस अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शंस। हियर, यहां पे लोअर बैरियर्स का मतलब होता है, अगर मान लो इंडिया है, ये नेपाल है, ये रशिया है, इंडिया के अकाउंटेंट्स वहां पे जाके अपना काम कर सकते हैं, वहां के अकाउंटेंट्स यहां पे आके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे काम कर सकते हैं, यानी कि इन सब के बीच में जो बैरियर है, बैरियर्स, वो आपका खत्म हो जाएगा इंटरनेशनली, और हम अकाउंटेंट्स वहां जाके भी काम कर सकते हैं और वो यहाँ के भी काम कर सकते हैं, तो ये आपका बैरियर खत्म कर देगा। ये तो था इंटरनेशनल लेवल का कन्वर्जेंस। अब आते हैं नेशनल लेवल के कन्वर्जेंस पे। नेशनल लेवल के कन्वर्जेंस पे देखो, नेशनल लेवल में क्या होता है। दिस इन्वॉल्व्स द एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज नेशनल गैप। यहां पे डियर बहुत सिंपल है, जो भी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं उसी को नेशनल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो आपका ICAI है, उसने जितने भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो IASB के साथ मर्ज कर दिए हैं, तो आपके वो ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारे यहाँ एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं आपका इंडेस। द टू एस्पेक्ट्स आर क्लियरली इंटरट्वाइंड। इंटरट्वाइंड का मतलब होता है क्रॉस्ड। ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनका दोनों का पर्पस क्या है? कंपैरेबिलिटी, बैरियर को खत्म करना और अकाउंट्स को इजी करना। द IASB वर्क्स विद द नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। इन वन कंट्री टू कन्वर्ज IFRS एंड लोकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो NSS और IASB एक साथ काम करते हैं किसी भी लोकल, आपके जैसे इंडियन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है। ऑल राइट डियर, तो ये था आपका नेशनल लेवल कन्वर्जेंस। नेशनल लेवल का मतलब जो पूरे इंडिया के लेवल पे है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डियर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्जेंस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है बताता हूं। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कन्वर्जेंस मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपके जो इंडेस हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और प्लस आपके IFRS यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वुड ओवर टाइम कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर। ये साथ साथ चलेंगे टू डेवलप हाई क्वालिटी कंपैटिबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। साथ साथ चलेंगे ताकि ये ग्लोबल लेवल पे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर पाए। नोट, यहां पे इस नोट को आपको दिल में बसा लेना है। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे हमारे हैं, ताजा ताजा गली के लिए हम इसके दीवाने हैं। गाना क्यों याद आ गया मुझे? मुझे ये बोलना था चांद सितारे यहाँ पे लगा लो। हो, गाना गा दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये चांद सितारे इस पे लगा लो डियर, फूल भी लगा लो, फूल मुझे बनाना आता नहीं है। ये नोट आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर आप किसी AS को अपनाते हो वो अलग है, और किसी AS को ग्लोबल के साथ मर्ज करते हो वो अलग कॉन्सेप्ट है। अरे यार, अगर आप किसी चीज को खरीदते हो वो अलग है, वो खरीद के किसी चीज को जोड़ देते हो वो अलग है। कोई भी चीज जुड़ रही है तो अलग होती है, लेकिन कोई अलग से ही आप अपना रहे हो तो वो अलग होती है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। विच मीन्स full fledged your use of IFRS as issued by IASB by the Indian public companies। Adoption का मतलब क्या होता है कि अगर IFRS ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिए, मतलब सॉरी IASB ने कोई IFRS दे दिए,
और इंडिया ने उसको पूरा अडॉप्ट कर लिया, तो उसको कन्वर्जेंस नहीं कहेंगे। मैं एक बार बताता हूं आपको, मजा नहीं आ रहा मुझे मजा नहीं आ रहा है। मुझे मजा नहीं आएगा तो आपको भी नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं। देखो, देखो ये देखो, अरे इधर देखो, हेलो हेलो हेलो, हाँ इधर, इधर। मान लो इंडिया में आपका आईसीएआई काम कर रहा है, और यहाँ पे आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आपके आईएफआरएस को बनाता है। आईएफआरएस का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसने एक आईएफआरएस लॉन्च किया 103। ठीक है, मान लेते हैं ये, मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन को लेके है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। और आईसीएआई ने भी एक आपका इंड एएस लॉन्च किया, इंड एएस 103। मैं आपको बता दूं, ये आईएफआरएस 103 कुछ नहीं होता, मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का नहीं है। और इंड एएस 103 कुछ होता है, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। और मान लो ये भी आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन को लेके है। अगर ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं और एक सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनते हैं, तो मुझे बताओ मैं इसको क्या नाम दूं? अरे बताओ ना यार, क्या नाम दूं उसको? इसको मैं नाम दूंगा डियर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। लेकिन अगर आईसीएआई के पास कोई भी एएस स्कोर लेके नहीं है, और आईसीएआई कहता है भैया जो भी आपने बनाए हैं रूल्स, वो एज इट इज हम हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट कर देंगे, इसको बोलते हैं एडॉप्शन। इसको क्या बोलते हैं? एडॉप्शन। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडॉप्शन अलग होता है, पूरा एक्सेप्ट कर लेना। कन्वर्जेंस का मतलब होता है दोनों को मर्ज कर देना। ठीक, हाँ सर। अब आ जाओ डियर वापस से नोट्स पे, वापस से नोट्स पे। तो यहां पे जो है ये मतलब था आपका कन्वर्जेंस का और आपका एडॉप्शन का। अब आ जाओ आगे। द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एग्जाम में कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है कि जो इंड एएस है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो कौन से सेक्शन में नोटिफाई होते हैं डियर? तो वो आपके सेक्शन 133 में नोटिफाई होते हैं। ठीक है, हाँ सर। हैव बीन फॉर्मुलेटेड कीपिंग द इंडियन इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट इन व्यू। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी कंट्री को लेके बनाए जाएंगे, देश को लेके, तो पहले देश देखा जाएगा ना, कि देश का एनवायरनमेंट क्या है, कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, एबीसीडी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हमारा हिस्ट्री क्या कहती है, उसी को देखते हुए स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर होते हैं विद अ व्यू टू कन्वर्ज विद आईएफआरएस एज इशूड बाय द आईएफआरएस फाउंडेशन। पहले ही आईएफआरएस से आप मर्ज हो रहे हो, पहले जो इंडिया में उसको देखा जाएगा कि भैया इंडिया की वैल्यू से मैच हो रहा है कि नहीं, तब जाके उसको कन्वर्ज किया जाएगा। ऑल राइट डियर। तो ये था आपका यहां पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्जेंस का मीनिंग। अब मैं थोड़ा सा चरणामृत पीता हूं और फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंड स्कोप ऑफ इंडियस पे। ठीक है, इसके बाद आपके दो टॉपिक और हैं, और यहाँ पे जो लास्ट वाला टॉपिक है ये डियर, जो टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन, टाइमलाइन पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, बट हमारा आखिरी टॉपिक यही रहेगा, एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इंडेस। ठीक है, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर आपको हिस्ट्री दे रखी है कि कब से कब तक इंडेस आए, मतलब एएस कब से चालू है, और उसमें फेज 1 कब आया, फेज 2 आया, पॉइंट्स क्या हैं उनको, एनबीएफसी को लेके कौन से पॉइंट्स हैं। ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इररेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ऑल राइट डियर, इसमें से कौन से पॉइंट्स रेलेवेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा अभी प्यास लग गई है, मैं पानी एक बार पी लूं, आप भी सांस ले लो, पानी पियो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इंडेस पे। हाँ जी, ऑल राइट डियर। तो आई होप आपने पानी पी लिया है। वैसे तो क्लास के टाइम पे पानी साथ में रख के बैठा करो, कुछ बालक होते हैं कभी नोटबुक भूल गए, कभी कुछ भूल गए, पानी लेने जा रहे हैं वीडियो पॉज करके, कभी कुछ करने जा रहे हैं। सारी चीजें अपने साथ में हैंडी रखा करो, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए स्टडीज के टाइम पे। ठीक, जैसे मैं पढ़ाते टाइम सब कुछ अपने पास अवेलेबल रख लेता हूँ। हाँ जी,
अब आ जाओ डियर आपके लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक, तो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, ये है आपका एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इंड एस। देखो, जो इंड एस होते हैं ना डियर, वो इंडियन वर्जन ऑफ आईएफआरएस है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का इंडियन वर्जन, आईएफआरएस का इंडियन वर्जन को इंड एस कहते हैं। पहले तो ये बात ध्यान रखना, इंड एएस इंडिया में डेवलप किए गए एएस नहीं है। गलत फहमी है आपको कि इंड एस का मतलब इंडियन एएस, इंडियन लल्लू लाल हो तुम। इंड एएस का पर्पस था कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपने साथ कन्वर्ज कर दें। तो डियर, ये आईएफआरएस जो होते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, उनका इंडियन वर्जन है। ठीक, हाँ। दूसरा, विच आर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस क्या होता है? ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं गवर्निंग द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। तो ये क्या है? बेसिकली इसका इंडियन वर्जन है। ठीक, हाँ सर। अब आगे, these are basically standards that have been harmonized with the IFRS। सर ये हार्मोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? डियर, हार्मोनाइज्ड का मतलब मैं आपको बता दूं क्या होता है। हार्मोनाइज्ड का मतलब होता है आईएफआरएस के साथ जिसको मैच कर दिया गया है। अब मैच का मतलब तो कन्वर्ज भी होता है, लेकिन डियर यहां पे, जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, मान लो एक कहानी होती थी पहले, एक मिस्टर, मान लो भालू था, और मान लो एक आपका शेर था, मिस्टर शेर। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई होगी, डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट हो गया। अब इनकी लड़ाई छुड़वाने के लिए एक घर बनाया गया, जिस घर में दोनों एक साथ रहने लगे इन हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब बेसिकली पीस होता है, शांति। जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे ना हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब पीस, शांति। शांति कैसे होती है? जब दो लोग मिलके रहते हैं। तो यहां पे हार्मोनाइज होने का मतलब है कि आईएफआरएस के साथ शांति से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो भी उनको बता दिया जाए। तो यहां पे हार्मोनाइज करने का मतलब है शांति स्थापित करना। ठीक है, हाँ सर। आगे, टू मेक द रिपोर्टिंग बाय इंडियन कंपनीज मोर ग्लोबली एक्सेसिबल। आपने आईएफआरएस को इंडिया के उसमें कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अब इंडियन कंपनीज बाहर के लोगों को दिखा पाएंगी कि देखो भाई, आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कर सकते हो, क्योंकि ये आईएफआरएस से मैच करते हैं। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इंडियन इंडेस, वो हार्मोनाइज्ड है किसके साथ? आईएफआरएस के साथ। तो अब ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक, हाँ सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2015 में नोटिफाई किया था कंपनीज को, और उसने एक रूल निकाला था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2015, जिसमें जो इंड एस थे डियर, मैं आपको बता दूं 2015 में एमसीए ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 निकाले थे। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा था कि इंड एस को अडॉप्ट किया जाए और उसको एप्लीकेबल किया जाए। क्या किया जाए? इसको अडॉप्ट किया जाए और इसको एप्लीकेबल किया जाए। ठीक है, इन अ फेज्ड मैनर बिगिनिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड 2016-17। भले ही ये रूल 2015 में आया था, बट इसको 16-17 से क्या किया गया? एप्लीकेबल कर दिया गया। यही आपका सबसे रेलेवेंट पॉइंट था जो आपके एमसीक्यू में आता है कि एमसीए ने जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 निकाला था, वो कब से एप्लीकेबल था? द आंसर इज 2016-17। तो इसके बाद से एमसीए हैज सिंस इशूड 7 अमेंडमेंट रूल्स। और ये भी एमसीक्यू में आता है कि कितने अमेंडमेंट रूल्स आ चुके हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके? तो आंसर इज 7 अमेंडमेंट्स। 7 अमेंडमेंट रूल्स जो है वो आपके पास आ चुके हैं, और हर साल आए हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। सर क्या 23, 24 में भी रूल आएगा? आया होगा डियर, वो आपके सिलेबस में भी एप्लीकेबल नहीं है और आया भी नहीं है, क्योंकि अभी तक वो स्टैंडर्ड्स बहुत डेवलप हो चुके हैं जो कि अभी तक एप्लीकेबल चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका डियर एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इंड एस। इसके आगे का जो टॉपिक है वो आप यहां पे इग्नोर कर सकते हैं, और यहां पे खत्म होता है आपका जो है फर्स्ट यूनिट, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप यहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पे मैं क्लास को ओवर करूंगा डियर। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।